हेलो गाइज, दिस इज आकाश बनवाल। वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो देर नहीं करते हैं, अब आज का फर्स्ट डे क्रैश कोर्स का फिजिक्स का, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो भी मैं लेक्चर कराऊंगा, सबसे पहले मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशल होगा उसी पे डिस्कस करूंगा, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं। तब भी हल्का बेसिक लेके चलूँगा कि इंटरेस्ट बना रहे और बोर्ड एग्जाम का भी तैयारी सही से हो सके। तो लास्ट के वीडियो में ज़रूर देखिएगा, कुछ खास है आपके लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, ये मैं हूँ, ये मेरा बोर्ड है और मैं आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ाऊँगा। यस, लाइट और इंफ्रारेड रे, जो इससे वेव निकल रहा है उसी पे आज मैं डिस्कस करूँगा, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का है। आपके आज 3 मार्क्स पक्के। तो आज का लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैं स्टार्ट करता हूँ। आपने लाइट को देखा, एक अंधेरा में भी जो प्रकाश आ रहा था मोमबत्ती से, वो लाइट एक टाइप है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसी को स्टडी करेंगे। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेकिन ज़्यादा बेसिक नहीं जाऊँगा, इस इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चलूँगा। तो हल्का सा बेसिक समझ लीजिए। ये स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलकर एक वेव फॉर्मेशन हुआ। अब यही है कि आखिर जो फॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जो सोर्स है, अगर हम डीपली जाएंगे तो हमको ग्रेजुएशन का जो चैप्टर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है, उसको पूरा अच्छा से बारीकी से पढ़ना होगा। लेकिन एनसीईआरटी में ज़्यादा दिया नहीं है, मतलब आपको एक समझाने के लिए कि ऑसिलेटरी चार्ज पार्टिकल और एक्सेलेटरी चार्ज पार्टिकल के बारे में जो दिया है उसी से। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम आपका कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज पार्टिकल है मान लीजिए, ठीक है, क्यों, क्या प्रोड्यूस किया? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। वही दूसरा केस, अगर वही चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसमें तो चार्ज पार्टिकल के कारण करंट तो उत्पन्न होगा, क्योंकि मोशन में आ गया वो, तो करंट होगा ही, साथ साथ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब वही यही चीज़ आपको समझना है कि अगर चार्ज पार्टिकल फ्री रहा, अब लेकिन एनसीईआरटी में साफ साफ ये दिया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, दिया हुआ है। लेकिन आपको ऐसे क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, वो आप जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा क्यों लिखा है? बस आपको वो चीज़ जो लाइन लिखा है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट ये बता रहा है कि कोई करंट कैरिंग सर्किट में अगर हम लेते हैं, ठीक है, तब आई तो होगा ही, बी प्रोड्यूस होगा ही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं इसमें लिया जाएगा क्योंकि ये क्या होगा? पूरी तरह से इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, न्यूट्रल रहेगा। ये होल देखेंगे पूरा, ऑलमोस्ट पूरा देखेंगे तो क्या एक प्रकार का न्यूट्रल है, पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव सफ़र कर रहा है, तो ये क्या एक प्रकार का न्यूट्रल है, करंट। ठीक, पूरा न्यूट्रल हो गया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हम नहीं देते। लेकिन अगर हम कोई फ्री चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आता है तीसरा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसी के कारण ये चैप्टर का उद्भव हुआ। तीसरा केस आपका ये आया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलेटेड में हो, ठीक ना, एक्सेलेटेड मोशन में हो या ऑसिलेटेड हो, ठीक है, तो वो क्या है? वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दैट्स पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आपको समझना है, फैराडे आप नाम सुने होंगे, मैक्सवेल उनका भी नाम सुने होंगे। फैराडे ने बताया था ये कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो बार बार, ठीक है, तो उससे करंट इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब मैक्सवेल ने क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बार बार चेंज हो तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। मतलब एक दूसरे का सोर्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में हम मानेंगे एक दूसरे का सोर्स, तो उसी को समझिएगा। तब हुआ क्या कि ये मैक्सवेल ने तो ये बता दिया, तो आप ये जानते हैं, ध्यान से देखिए कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इधर, समझिएगा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड है इधर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक, लेकिन करंट जो होगा, करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। अब बोलिए ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे, लेकिन नहीं, लेंस लॉ क्या कहता है? लेंस लॉ कहता है अब मोशन को अपोज करना, मतलब ऐसा करंट हमको करना, प्रोड्यूस करना, इससे मैग्नेटिक फील्ड
बाहर की तरफ हो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमको बाहर की तरफ करना है, अपोज करना है, ठीक है। अपोज करने के लिए तो करंट हमको क्या करना होगा, ऐसे करना होगा, मतलब ऐसे करने के लिए ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट मतलब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, मतलब समझिए कि ये इधर जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इधर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आप सब जानते हैं, कॉमन चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब देखिए क्या हो गया, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर मेरा हाथ है, ये है, मतलब ये क्या है, अगर मान लीजिए इसको हम मान ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये चीज़ क्या दिए थे, ये दिए थे आपको फैराडे साहब ने दिए थे। अब मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बताया, मतलब फैराडे के अनुसार क्या हुआ, ठीक है। अब मैक्सवेल सर ने बताया कि मान लीजिए, मैं आपको शॉर्ट में सब बेसिक बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, अब पूरा बेसिक से अगर पढ़ना है, जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप टारगेट करते हैं या 12th में जा रहे हैं, तो आप बेसिक से पूरा एक एक चीज़ में बताऊँगा, क्यों, हर क्वेश्चन का आंसर, क्यों कैसे, हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर चर्चा होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें मान लीजिए कि मैंने चार्ज क्या किया, स्टोर करवाया है, तो चार्ज एक एक करके धीरे धीरे स्टोर हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगा इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ना इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होगा, जो हम डिस्प्लेसमेंट करंट में पढ़े हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट क्या किया, सिलेबस में रिड्यूस कर दिया गया है, इसलिए मैं डिस्प्लेसमेंट करंट आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया था मैक्सवेल साहब ने। तब ये जो हुआ, तब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी क्या हुआ, वेरी करना स्टार्ट हुआ, तो इसी से बोल रहा है कि मैग्नेट दोनों ने जो दिया, उसके बाद मैक्सवेल साहब ने क्या किया कि पूरी तरह से स्टडी किया, पूरी तरह स्टडी किया, उन्होंने फिर क्या हुआ, उन्होंने बताया कि हाँ, कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उत्पन्न होगा, उन्होंने थ्योरी दे दिया, थ्योरी दे दिया, सब साइंटिस्ट ने पूछा कि थ्योरी दिया, इसको प्रूफ कीजिए, तो उन्होंने बोला कि ये तो मैंने बता दिया है, अब मान लीजिए मैंने बताया है, मान लीजिए यही सही है, लेकिन सही है। अब क्या हुआ, तो वो तो ऐसे प्रूफ नहीं, तो क्यों माने हम, ठीक है। लेकिन 20 साल के बाद हर्ज, नाम सुनेंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, फिर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके ये क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली इनको इसको प्रूफ कर दिया। अब प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, एलसी ऑसिलेशन का यूज किया, एलसी ऑसिलेटर से, जिसने जो एलसी ऑसिलेशन करवाया था, ठीक है, एलसी ऑसिलेटर के द्वारा, उनसे उनको पूरी तरह से सफलता मिल गई 20 साल के बाद, ठीक है। तो वो प्रूफ कर सके कि हाँ, इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव जब आपस में परपेंडिकुलरली आपस में मिलते हैं, तो एक परपेंडिकुलर वेव निकलता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रहता है, एनर्जी को कैरी करते हुए। तो ये चीज़ आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए होता क्या है, जल्दी से देख लीजिए। हुआ कि टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है, वहाँ मैंने लिखा था बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम वेरिंग, इसी बेसिस पे पूरा फंडा है, इसी चीज़ पे, टाइम वेरिंग पे। अब ये कैसे कि जब पूरा एलसी ऑसिलेशन का आपको समझ में आ गया होगा, एलसी ऑसिलेशन को पूरा बारीकी से एकदम पूरा डीपली समझिएगा, तो आपको पता चलेगा कि टाइम जीरो पे, टाइम टी पे, हर चीज़ पे किस तरह से टाइम वेरी करता है। ये या सिंपल से समझिए कि कैपेसिटर है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका आईडी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट हो रहा है, तो ये टाइम वेरिंग हो रहा है ना। पहले टी जीरो पे क्या था, चार्ज एक एक टी जीरो से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चार्ज भी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टार्ट होना, टाइम टी पे आते तो क्या हुआ, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंच गया, ठीक है। तो टाइम वेरिंग भी हो रहा है, लेकिन एलसी ऑसिलेशन से उन्होंने प्रूव किया बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से टाइम वेरिंग हो रहा है, जो आपको डीपली जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसमें डीपली बता दूंगा। अभी बस ये समझिए कि हाँ, ये हो रहा है। क्यों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है मेन, तो ऑसिलेटरी या एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। इसी कारण से क्या होगा कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनता है। अब इसको समझिए, देखिए ये है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब ये क्यों हुआ, हर चीज़ का, तो वो आपका जब इक्वेशंस पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, साइनसोइडल वेव होता है आपका, ठीक है। अब क्यों होता है एक एक चीज़ डीपली, तो वो लेक्चर जब पूरा फुल लेक्चर होगा तब। अब देखिए ये आपका मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे क्या हुआ कि जब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या हुआ,
मैक्सवेल साहब ने ये पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, वो सिलेक्ट करेगा ये जब तो चार्ज पार्टिकल। अब ऐसा हुआ तब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण, ध्यान समझिएगा, इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, फराडे साहब ने क्या बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए एक करंट इंड्यूस्ड होगा और वो उसको मतलब ये बताया था आपको। ठीक है, ऐसे है करंट, अगर मान लीजिए ऐसे इस तरह से क्यों हो रहा है, ऐसे होना चाहिए करंट इधर, लेकिन हमको मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ करना है, ये अंदर की तरफ है क्योंकि मोशन को अपोज करता है, इसलिए करंट इस तरह से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या करे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी कर दे रहा है, अपोज करने का मोशन को लेंस लॉ के द्वारा। तो वही क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड था ये बोला कि ठीक है तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो ना, हम तुमको अपोज करने का काम करेंगे। ये क्या किया, इसको अपोज किया, मतलब अपोजिट कर दिया। इसको, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये अपोज किया, इसको ये हो गया। अब ये बोला कि ये तो हो रहा है, मेरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, अब तो मेरे कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा उत्पन्न, वेरी करेगा ये। ठीक है, ये हुआ, तो फिर इसके कारण क्या हुआ, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, मतलब ये प्रोसेस जो है, इस तरह से जो आपका प्रोसेस है, ये प्रोसेस आगे चलता गया चलता गया चलता गया। ये क्या हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपका वाई एक्सिस में है, इधर जेड एक्सिस में है आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या बन गया मेरा, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन गया। यही मेन फंडा, यही मेन कंसेप्ट है कि किस तरह से होता है, बेसिक यही चीज़ है। ठीक है, इससे बस एक क्वेश्चन आ सकता है क्यों MCQ में कि सोर्स क्या है EMW का। ठीक है, अब चलते हैं कि मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्वेशन समझिएगा, इसके लिए आप वेवलेंथ जानते हैं। ठीक है, 11th में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, वेव नंबर हो गया, इसको 2π/λ लिखते हैं। ठीक है, वेव नंबर हो गया, ये सब। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, 2π/μ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए वाई किसको डिनोट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। अब देखिएगा ध्यान से, इस तरह से वेव बन रहा है, मान लीजिए किस तरह से वेव इस तरह से मान लीजिए बन रहा है, तो वेव बन रहा है तो क्या पार्टिकल अपने ही जगह से ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहा है, आगे क्या बढ़ रहा है, आगे एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही हुआ कि मान लीजिए एक समय पार्टिकल यहाँ पे था, एक समय पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम पे पहुँच गया, एक समय पार्टिकल यहाँ पे था। ठीक है, तो एक्स क्या लेंगे हम, एक्स से आपका पोजीशन और पार्टिकल पोजीशन। अब देखिए ध्यान से, ये जो वाई है, ध्यान समझिएगा, ये जो वाई है आपका एक्स पे डिपेंड कर रहा है, हाँ डिपेंड कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक्स के पोजीशन के हिसाब से वेरी कर रहा है, प्लस साथ में टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाई फंक्शन जो है, ठीक है, एक्स फंक्शन, वाई फंक्शन आपका क्या है, एक्स फंक्शन और टी फंक्शन पे पूरी तरह से वेरी कर रहा है, डिपेंड है, वाई जो है एक्स और टी पे। तो वही इक्वेशन किस तरह क्रिएट करेंगे, देखिए वाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, के एक्स वाई जान रहे हैं, ए एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। ठीक, साइन समझ रहे, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम, के वेव नंबर, एक्स बताएं पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब प्लस माइनस क्या शो कर रहा है आपका, प्लस क्या शो कर रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब माइनस क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं आगे। तब इसको कंपेयर करते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो क्या होगा, ई नॉट मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। तो हम क्या लेंगे, माइनस ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ मान लीजिए चल रहा है। अब बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह बनाए या फिर ऐसे करके बनाए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप। आपको समझ में आ गया ई और बी। ठीक, अब इसी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, इसका होमवर्क के रूप में डीपीपी, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर में मैंने लास्ट में मैंने एक पीडीएफ बनाया है, वो पीडीएफ को देख लीजिए। ठीक है, उसी में मैंने ये दिया है कि इसका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार टच कर जाते हैं, लेकिन आपको तैयार करना है। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है होमवर्क में, उसे होमवर्क के रूप में आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एनर्जी वीवीआई है, इससे डेरिवेशन कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, डेरिवेशन सबसे पहले एनर्जी देखिए, मान लीजिए एलसी ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसमें जो एनर्जी किसके कारण है, कैपेसिटर के कारण और इंडक्टर के कारण एनर्जी हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो हो रहा है आपका, ठीक है, तो एनर्जी इसी से, लेकिन सेम फेज के कारण एनर्जी क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं कि किसी का ज़्यादा एनर्जी किसी का नहीं, दोनों का अगर 10 एनर्जी है टोटल, तो 5 एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा, 5 एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, दोनों आपस में मिलकर एक नया फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो उसी को समझिएगा कि आप कैपेसिटर का आप क्या जानते हैं, कैपेसिटर तो हमको लिखना होगा, अगर प्रूफ करने दे दिया जाए एनर्जी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप निकालिए। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, किस लिए, ये कि कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर which area is A and distance between both plate is D, इस तरह मान लिए। and we know that energy is equal to क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, C का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट बाई D फॉर्मूला होता है। अब V मतलब वोल्टेज हुआ, तो हमको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब E स्क्वायर D स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये डी स्क्वायर से ये डी स्क्वायर, ये डी कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या हो गया, ई स्क्वायर डी बाई 2। अब देखिए ध्यान से, ये ए जो है हम इसके साथ रख देते हैं। ठीक है, ये गौर कर रहे हैं, ये क्या है, डी और ये एरिया और लेंथ क्या होगा, गुना करने पर वॉल्यूम, मतलब इसको हम लिख सकते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब कैसे, इसको नहीं, अब कैसे देखिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यू के नीचे ए डी जो था वॉल्यूम था, वॉल्यूम नीचे आ गया, तो क्या हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई 2। ये किसके लिए, कैपेसिटर के लिए प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे किसके लिए, इंडक्टर के लिए प्रूफ करेंगे जल्दी से। ये इंडक्टर है मान लीजिए। ठीक, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एल हो गया आपका। अब समझिएगा, आई करंट पास हो रहा है इसमें, आप पढ़े थे एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, ये चीज़ जानते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हाफ एल के जगह, एल क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, किसी सोलेनॉइड का इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस निकाल जानते ही होंगे आप। ठीक है, तो वो हम लिखेंगे। ऐसे जो चैप्टर इसलिए पहले ही देख लिया मैंने, क्योंकि 3 मार्क्स का आपका इजली अलग से हो जाएगा। ठीक है, मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ये सब आपका क्लियर होगा, फिर ऐसे सबका एक एक चीज़ में पढ़ाऊँगा, चैप्टर आएगा तो। ठीक है, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, इसको मैं रफ करता हूँ। बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, किसके द्वारा, आपका इंडक्टर के द्वारा, सोलेनॉइड का जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई। अब इसको देखिए, आई की जगह क्या बैठा देंगे, ये मतलब आई की जगह बी बाई म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ये एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसल, अब इधर देखिएगा, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट ये कैंसल, अब इधर हाफ, ऊपर में बी स्क्वायर, हाफ बी स्क्वायर, इधर पाई आर स्क्वायर एल, नीचे म्यू नॉट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एरिया हुआ, ये लेंथ हुआ, मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया, तो क्या हो गया, यू पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बाय इंडक्टर हाफ बी स्क्वायर बाई
म्यू नॉट इस म्यू नॉट, यही है। क्या हो गया आपका? क्लियर हो गया, समझ में आ गया? अब आपसे पूछेगा कि टोटल एनर्जी के बारे में पूछ दिया, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये सब जो मैं बता रहा हूँ क्या एनर्जी डेंसिटी में बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी पूछ दिया, तो क्या हो गया आपका? ई नॉट प्लस बी नॉट मान लीजिए टोटल एनर्जी डेंसिटी, यू का ई नॉट, बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे कि दोनों आपका सेम फेज में है, प्लस यही कि दोनों इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट कर सके, तो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या निकाले थे? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या कीजिए कि दोनों क्या है? सेम ही मान लीजिए। ये समझ में आ गया टोटल एनर्जी। अब चलते हैं इंटेंसिटी पे और मोमेंटम पे। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, इससे एक आध नंबर का क्वेश्चन दे देता है आपको न्यूमेरिकल के रूप में, ठीक है। कैसे क्वेश्चन देगा वो मैं लास्ट में डील करूँगा, डोंट वरी। देखिए इंटेंसिटी इक्वल टू एक्चुअल में क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब मान लीजिए कि एक सर्कल कुछ ले लिए हैं, ठीक है, कोई एरिया है, वो एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हम मान लेते हैं, समझिएगा ध्यान से। 1 मीटर स्क्वायर का वो एरिया मान लिए, उसमें मैंने यहाँ से लाइट देना स्टार्ट किया, तो उस एरिया में 1 सेकेंड में कितना लाइट क्रॉस करेगा, कितना पास हुआ, तो वही क्या हो गया? इंटेंसिटी हो गया। वो एनर्जी, लाइट जो एनर्जी है मैंने जो दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड किया, उस 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 1 सेकेंड में कितना पास करेगा, दैट इज इंटेंसिटी। बोलते हैं इंटेंस है, काफ़ी चुभ रहा है, काफ़ी गहरा इंटेंस है, तो ये कितना मतलब पार हुआ, ठीक है, वही इंटेंसिटी हो गया। सॉरी किसी का कॉल आ गया था, इसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ? एनर्जी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका क्या होता है? पावर होता है, पावर बाई एरिया। इंटेंसिटी और पावर में आपको रिलेशन मिल गया, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिएगा। अब आता है मोमेंटम। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आप जानते हैं, 11th में बहुत अच्छा से एटॉमिक स्ट्रक्चर से पढ़े होंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट, मोमेंटम। तो हम इसको लिख सकते हैं मोमेंटम इक्वल टू एच बाई लेमडा। अब ये भी जानते हैं हम, एनर्जी इक्वल टू होता है एच सी बाई लेमडा। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाई लेमडा, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। या सी बाई लेमडा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा को म्यू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ गौर कीजिए, एच बाई लेमडा हम क्या लिखे हैं? एच बाई लेमडा क्या लिखे हैं? मोमेंटम। तो यू इक्वल टू मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, ये इसका रिलेशन निकल गया। ये बेसिक चीज़ था, ठीक है। अब मेन इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन टच करता है इसका, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम, इसको समझाने के लिए देखिएगा, छोटा सा बच्चा है, ठीक है, स्कूल जा रहा था, छोटा सा बच्चा है, वो पूरा रो रहा, हमको स्कूल नहीं जाना है, पूरा रो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से रो रहा है वो। तब फिर टीचर को क्या समझना है कि नर्सरी क्लास में इसको डाल दिया जाना चाहिए, नर्सरी क्लास में उठा के डाल दिया गया इसको, ठीक है। वो घर जाना चाहता था। दूसरा बच्चा वो बोला पढ़ने में मन नहीं लग रहा, काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा है, आप मत होइएगा। तब समझ गया कि नहीं ये बेटा बिगड़ गया है, इसको 11th में डालो, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा एग्ज़ाम का टेंशन है, एग्ज़ाम आ रहा है, आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी सब पढ़ना है, हाँ कंप्लीट करना है, सब समझिए, इसको 12th में डालना चाहिए, 12th में डाल दिए। मतलब सबका नाक आँख कान सब सेम है, लेकिन उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में डाल दिया गया। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है कि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसको क्या किया गया, अलग अलग जगह का पोजीशन दिया गया है उसे। जैसे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि आपका इधर वेवलेंथ बढ़ रहा है, स्पेक्ट्रम का एक सीरीज है, ठीक है, ये मान लीजिए सीरीज है, अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, ठीक है,
तो क्या होगा ऑटोमेटिक कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों क्या होगा, घटेगा। ये कम वैल्यू होगा तो ये ज़्यादा वैल्यू होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम। ये समझ में आ गया। तब इसको समझते हैं कि लेकिन अब यही एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ देता है। क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में, क्वेश्चन दे देता है कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, अब बोलेगा कि इसका रेंज बताइए और इसका यूजेज बताइए। कभी कभी जेईई मेंस में भी टच कर जाता है। अब बोर्ड एग्जाम में तो हर साल रहता ही रहता है, हर साल रहना ही रहना। आप इसका रेंज बताइए, इसका 1 नंबर 2 नंबर हो सके 3 मार्क्स का दे दे, और जो अभी जितना भी इंटेंसिटी मोमेंटम बताएं उसका एक न्यूमेरिकल दे दे 1 नंबर का, 3 नंबर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसको समझिएगा, इसको ट्रिक से आपको हम समझाएंगे। देखिए क्या होगा, कैसे ट्रिक। ये कौन है जानते हैं, रामचरण, साउथ का सुपरस्टार है। ठीक है, एलेक्सा कोई एक्ट्रेस है, कोई हीरोइन है, कोई मूवी में काम करी मान लीजिए। अब होता क्या है कि रामचरण जब इनविजिबल हो जाते हैं, ट्रिक समझिएगा, रामचरण जब इनविजिबल हो जाते हैं तो एलेक्सा गम में चली जाती है, बेचारी उदास हो जाती है। समझ रहे हैं ना। ठीक है, आप मत किसी के गम में जाइएगा अभी, नहीं तो आपका हाल इस तरह हो जाएगा। देखिए तब इसको समझेंगे कैसे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव। ठीक है, जब क्या हो गया, इनविजिबल हो गए, ये जो है गायब हो गए, इनविजिबल हो गए। ठीक है, तो इन से इंफ्रारेड, विजिबल, इसको लाइट हम बोलते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल। अल से अल्ट्रावायलेट, एक्स, अलेक्सा, अल एक्स रे, गम में चली गई, गामा रे। आप गम में मत जाइएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वेवलेंथ लैम्डा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब इसका रेंज पूछ देता है, कभी कभी सोर्स पूछ देता है, कभी कभी यूजेज भी पूछ देता है। एक एक करके समझेंगे कि इसका यूजेज क्या है, रेंज क्या है, सोर्स क्या है। सबसे पहले रेडियो वेव। अब इसको भी याद करने का तरीका कैसे है, देखिए ध्यान से। देखिए ये सीरीज है, अब इसके एक एक करके समझेंगे। ये जो है 0.1 मीटर से नीचे क्या मतलब बढ़ता हुआ, 10 10 का पावर 1 10 का पावर 2 10 का पावर 3, इस तरह मैक्सिमम वैल्यू 10 का जो पावर होगा। ठीक है, तो रेडियो वेव, इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, एंटीना आप देखे होंगे पुराने समय में जो एंटीना रहता है, ठीक है, या एरियल जिसको कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का एकदम जल्दी से क्या होता है, एक्सेलरेट और डिसेक्लेरेट होना। ठीक ना, इसी कारण से रेडियो वेव का उत्पन्न होता है। ठीक है, यूजेज पढ़ेंगे एक करके, ये समझ में आ गया। ट्रिक से कैसे याद करेंगे। उसके बाद माइक्रोवेव में जाते हैं, तो 10 का पावर 1 से 10 का पावर -3 तक, 10 का पावर -1 से नीचे रहेगा। ठीक ना, मतलब ग्रेटर बोलने का मतलब है ग्रेटर, इससे बड़ा 1 10 का पावर 1 10 का पावर 2 10 का पावर 3, इस तरह से। अब माइक्रोवेव 10 का पावर -1 से -3 पे चलें। ठीक है, इसमें -3 से -5 पे, सब मीटर के फॉर्म में है अभी, याद रखिएगा। देखिए देख रहे हैं कुछ ऑड नंबर का कंसेप्ट जा रहा है, 1 3 3 5। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आपका 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, याद रखिएगा। विजिबल का इंपॉर्टेंट है, 700 से 400। ठीक, अब इसका 400 से 1 नैनोमीटर मतलब 10 का पावर -9, मतलब सब ऑड के फॉर्म में जा रहा है। ट्रिक है याद करने का, मतलब याद कर सकते हैं, मैंने खुद ऐसे इसी ट्रिक से याद किया था। -1 से -3 -3 से -5, 700 से 400, उसके बाद 400 से -9, फिर -9 से क्या हो गया, -9 से -12 लगभग, मतलब कर सकते हैं 10 का पावर -3 नैनोमीटर। जैसे आप याद कीजिए, आपका मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -12, और उसके ऊपर फिर जो भी रहेगा -12 से लेकर आपका जो भी गया नीचे तरफ। ठीक है, -30 -14 -15 क्या हो गया, गामा। उसके ऊपर होता है कॉस्मिक, जो कि नहीं दिया है एनसीईआरटी में, नहीं पढ़ना, लेकिन जान के रखिए गामा के बाद कॉस्मिक होता है, जिसका बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होता है यूनिवर्स के लिए, वो पढ़ना है, छोड़िए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसका सोर्स बता दिए कैसे उत्पन्न होता है, ये मैग्नेट्रॉन से उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। मैग्नेट्रॉन का वाल्व जो है, एक डिवाइस है मैग्नेट्रॉन, उसी से उत्पन्न होता है माइक्रोवेव। इंफ्रारेड, जब कोई पार्टिकल अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है,
ठीक ना, इंफ्रारेड उत्पन्न होता है। विजिबल, ठीक, विजिबल कैसे होता है कि जब एटॉम के अंदर कोई हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल के में कोई इलेक्ट्रॉन जब आता है, ठीक है, तो विजिबल लाइट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आप सब पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। अल्ट्रावायलेट रे भी इनर सेल में हाई एनर्जी लेवल से वन एनर्जी लेवल से क्या हुआ, नीचे का लोअर एनर्जी लेवल में आया, तो क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रे प्रोड्यूस हुआ। एक से कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड से कोई टारगेटिंग एलिमेंट है, ठीक है, उसमें जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट रहे, उसमें जाके टकराते हैं, एक्सरे ट्यूब के अंदर ट्यूब रहता है, ठीक है, उसी के अंदर एक्सरे प्रोड्यूस होता है। गामा रे जब न्यूक्लियस का डीके होता है, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके, न्यूक्लियर का जब डीके होता है तो ये गामा रे प्रोड्यूस होता है, ठीक। अब सबका यूजेज पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। फिर आपका 3 मार्क्स पक्का है। आपको जो मैं डीपीपी दिया हूँ, होमवर्क दिया हूँ, पीडीएफ दिया हूँ, उस पीडीएफ को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पढ़ लीजिएगा, उसका क्वेश्चंस जो मैंने लिखा लास्ट में सॉल्व कीजिएगा, एनसीईआरटी का क्या क्या लिखा है मैंने होमवर्क के रूप में। आपका इस 3 मार्क्स फिक्स हो गया, 70 में 3 मार्क्स हो गया आपका। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर। अब यूजेज जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले गामा रे। गामा रे का क्या यूज है, ये कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए गामा रे का यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में फूड प्रिजर्वेशन, मीन्स जो पैथोजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए, लाइक किलिंग पैथोजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या फूड प्रिजर्वेशन के लिए गामा रे का, ठीक है। फिर एक्सरे टू फाइंड क्रैक्स इन मटेरियल या मेटल, ठीक है, क्रैक्स फाइंड करने के लिए, कहीं कहाँ फॉल्ट है, कहाँ क्रैक्स है, इनसाइड पता करने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी यूज होता है मेडिकल डायग्नोसिस, मेडिकल पर्पस के लिए। मीन्स क्या होता है कि एक्सरे पासिस फ्रॉम बोन, ये मेडिकल पर्पस में यूज होता है, मतलब क्या कि फ्लेश जो मांस है आपका उसमें इजीली पास कर जाता है, लेकिन जो बोन है उसे पास नहीं कर पाता, इसीलिए क्या जो एक्सरे होता है तो हड्डी का जो क्रैक कहाँ क्या कैसे किया उसको मेडिकल डायग्नोसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरे। अब अल्ट्रावायलेट रे। अल्ट्रावायलेट रे ये इसका यूज होता है बर्गलर अलार्म में, प्लस टू किलिंग जर्म्स इन मिनरल्स में आपका क्या कहते हैं, जर्म्स को किल करने के लिए होता है, अल्ट्रावायलेट हो गया। अब इनविजिबल का देखिए, इंफ्रारेड का, इंफ्रारेड आपका क्या, जितना भी टीवी का रिमोट इस सब में आता है उसमें यूज होता है, रिमोट सब में यूज होता है। और साथ में सबसे यूज होता है आपका ये जब फॉग के टाइम, जब धुंध रहता है तो उस समय इंफ्रारेड फोटोग्राफी के लिए, ठीक है, फोटोग्राफी के लिए कि रात का समय है, धुंध है पूरी तरह से, इसको इजीली ये पार कर सकता है धुंध को, ठीक है, तो इसमें फोटोग्राफी के लिए भी इंफ्रारेड का यूज होता है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये रडार कम्युनिकेशन हो गया माइक्रोवेव में, रडार कम्युनिकेशन। और सबसे पहला और दूसरा आपका हो गया ये कुकिंग में भी यूज करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव ओवन जो है, ठीक है। रेडियो वेव आपका, अब माइक्रोवेव का एक यूज और है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसमें भी माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्ट के लिए, या टेलीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के लिए भी, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में भी इसका यूज करते हैं। अब विजुअल लाइट का तो आप जानते हैं, टू सी थिंग, देखने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब ये जो चैप्टर था आपका कंप्लीट होता है, इसमें आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी इंटेंसिटी, मोमेंटम, फिर जो इक्वेशंस था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, उससे कंपेयर करके क्वेश्चन दे देता है एक नंबर का, ठीक है, एमसीक्यू में दे दिया, ऐसे दे दिया। और यूजेज और रेंज इसको अच्छा से कर लीजिएगा। आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो गया 70 में।
अब एक चीज़ और कि मैंने जो पीडीएफ बनाया है वो खुद का मेरा लिखा हुआ नोट्स है। लास्ट में मैंने बोला था आपको कुछ बताऊँगा, ख़ास है वो ये है कि मैंने एक नोट्स तैयार किया है, ठीक है? तो जो पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स का दिया है, वो काफ़ी मैं हैंड रिटन है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसे तैयार किया है। बोर्ड के व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं, सब एक-एक चीज़। उसी में मैंने होमवर्क भी बिल्ड किया है, ठीक है? आप उसको देखिएगा, अगर आपको सही लगता है नोट्स कि हाँ, तरीका सही है, समझ में आ रहा है, सब चीज़ सही है, तो बाकी पूरे चैप्टर का नोट्स का लिंक भी मैंने दे दिया है, उसे आप खरीद सकते हैं। उसका ज़्यादा रेट नहीं है, 50 से 53 रुपये रेट है उसका, उसे खरीद सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है? और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा इसलिए क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपके पास मिल सके। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? थैंक यू।